बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन को। तो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं पीएच, पीकेए, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, इस कॉन्जुगेट बेस को हम एज अ सॉल्ट भी लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं पीएच, पीकेए, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, तो ये डिफिनीशन जो है मैंने लिखा है यहाँ पे। पीकेए जो है ये एक ऐसा पीएच है जिसमें एक एसिड जो है वो हाफ आयोनाइज्ड हुआ होता है। पीकेए इज द वैल्यू, इज द पीएच वैल्यू एट विच एन एसिड इज हाफ आयोनाइज्ड। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा है कि ये एक वीक एसिड है HA। ठीक है, ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और एक कंजुगेट बेस बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को मैंने प्रोटॉन से रिप्रेजेंट किया है। प्रोटॉन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको हम एज अ प्रोटॉन लेते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है इसमें। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, तो इसको हम एज अ प्रोटॉन कंसिडर करते हैं। तो अगर एक वीक एसिड डिसोसिएट हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, और ये जो बनाता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, इसको हम इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो ये हमारे पास बन जाएगा के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, इसलिए हमने ए लिखा है इसके साथ। ठीक है, तो के इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, हाइड्रोजन आयन है और ऐसे ये ए है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो ये मैंने हाइड्रोजन आयन और कॉन्जुगेट बेस लिखा है डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या है, HA है। ठीक है, तो ये मैंने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखा है। ठीक है, अच्छा अब अगर इस चीज को अगर हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएच फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इस पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए, ये वाली चीज हमें चाहिए। इसको हमने अब साइड पे रखना है और ये बाकी चीजें जो है इसको हमने इक्वेशन से उस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए फॉर दी पीएच। ठीक है, पीएच के लिए हमें ये चाहिए। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये H जो है ये इसी जगह पर रह गया है, ये HA ऊपर चला गया है इसके पास, और ये जो A है ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह का इक्वेशन बन गया है हमारे पास। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू KA HA, ये उधर चला गया, डिवाइड बाय A नेगेटिव। ठीक है, ये A नेगेटिव मैंने नीचे लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको H को अगर ये पूरा सही तरीके से अगर मैं लिखूँ तो ये हमारे पास बन गया है H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू यही वाला इक्वेशन KA HA डिवाइड बाय A नेगेटिव। अब अगर इस साइड पे अब चूंकि हम pH फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये बफर सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये जो हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है ये हम बफर सोल्यूशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं पीएच फाइंड आउट करना चाहूँ तो पीएच के लिए मुझे माइनस लॉग लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो मैंने एक साइड पे निकाल ली है। अब अगर हम बोथ साइड्स पे माइनस लॉग लेंगे तो तब ही हम पीएच फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है, बोथ साइड्स पे मैंने माइनस लॉग लिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया है माइनस लॉग, मैंने यहाँ पर भी ले लिया है, के के साथ भी मैंने माइनस लॉग ले लिया है, तो ये बन गया माइनस लॉग के। और ये चूंकि लॉग है और ये डिवीजन वाली है, तो ये सॉरी इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो लॉग में क्या बन जाता है, सम बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस लॉग के प्लस, और फिर हो गया ये माइनस लॉग, इसके साथ भी मैंने माइनस लॉग ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस लॉग HA डिवाइड बाय A नेगेटिव। इस पे भी मैंने हाइड्रोजन आयन के साथ भी मैंने माइनस लॉग ले लिया, KA के साथ भी मैंने माइनस लॉग ले लिया, और इस ये जो डिवीजन वाली चीज़ है, ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है, इसके साथ भी मैंने माइनस लॉग ले लिया है। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि ये जो माइनस लॉग H है ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, pH के। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर pH लिख लेती हूँ। ठीक है, ये जो माइनस लॉग KA है ये हमारे पास इक्वल है pKa के। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया है, और लॉग HA डिवाइड बाय A। ठीक है, ये इज इट इज ऐसे आ गया है, लेकिन ये जो पॉजिटिव और माइनस की साइन है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या चीज़ बनाते हैं, नेगेटिव साइन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गया है हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन हो गया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग
और अब अगर इस माइनस को मैंने ऑपोजिट कर लिया है, ये मैंने प्लस कर लिया है, तो इट मीन्स के ये जो वैल्यू है अब ये भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए नेगेटिव, ये जो ए है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो एच ए है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास हेंडरसन हेजलबल्च इक्वेशन है। इसको हम ये ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं और ये जो नीचे वाला जो इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो फॉर एग्जांपल एक एसिडिक बफर है, फॉर एग्जांपल एसिडिक बफर है तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के लिए क्या बन जाएगा, बेसिक बफर के लिए ये जो pKa है इसकी जगह पर ये हमारे पास बन जाएगा pKb। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बफर के लिए हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो है ये हमारे पास एसिडिक चीज़ है तो एसिडिक के लिए हम pH फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ये जो A नेगेटिव है ये असल में क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो इसकी जगह पर मैं बेस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है बेस डिवाइड बाय एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया है एसिडिक बफर के लिए। ठीक है, अब अगर हम ये जो इक्वेशन है ये अगर हम किस चीज़ के लिए लिखना चाहे, ये अगर हम लिखना चाहे किसी बेसिक बफर के लिए तो ये हमारे पास बन जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। सॉरी, यहाँ पर कंजुगेट बेस या फिर हम सॉल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बेस की जगह पर हम सॉल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस है इसको हम एक्चुअली सॉल्ट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको बेस डिवाइड बाय एसिड भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पर हम जो है सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड भी लिख सकते हैं। और बेस के लिए क्या आ जाएगा, सॉल्ट, या फिर इसको हम कंजुगेट एसिड भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय बेस। तो ये हमारे पास बन गया है बेसिक बफर के लिए एक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम इन चार तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, या pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ये ऑपोजिट कर ले A डिवाइड बाय HA, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस डिवाइड बाय एसिड, या फिर सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। इसको हम अगर हम किसी अगर हम इसको किसी बेसिक बफर के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन ने 1908 में लिखा था। ठीक है, ये इक्वेशन किसने डिराइव किया था, ये इक्वेशन लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन ने 1908 में ये इक्वेशन डिराइव किया था, ये इक्वेशन उसने लिखा था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो कार्ल एल्बर्ट हेजलबल्च है, कार्ल एल्बर्ट हेजलबल्च, तो उसने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन उसने लिखा इसको लॉगरिथमिक टर्म में कन्वर्ट किया। ये जो नीचे वाला जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ये इसको किसने लिखा, इसको कार्ल एल्बर्ट हेजलबल्च ने लिखा, जबकि ऊपर वाला जो नॉर्मल इक्वेशन है ये वाला, तो इसको किसने फाइंड आउट किया है, इसको जोसेफ हेंडरसन ने, लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन ने 1908 में ये इक्वेशन जो है डिराइव किया था। ठीक है, ये जो हेंडरसन हेजलबल्च इक्वेशन है इसके एप्लीकेशन, अब हम पढ़ते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि इससे हम बफर सोल्यूशन का pH फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो एप्लीकेशंस में हम कहते हैं कि इसमें अगर हम एक नॉन क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस ऐड करें किसी बफर सोल्यूशन में, क्योंकि इससे हम बफर सोल्यूशन का pH तो ऑलरेडी हमें पता होगा, लेकिन अगर हम उस बफर सोल्यूशन में किसी एसिड को या किसी बेस के नॉन क्वांटिटी को ऐड करें जिसकी क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता हो, फॉर एग्जांपल 10 ml या फॉर एग्जांपल 5 ml, तो अगर हम उस बफर सोल्यूशन में वो ऐड करें तो फिर हम किस तरह, अगर तो ये अगर हमने उसमें ऐड किया तो इसकी वजह से चेंज इन pH आ जाएगा, और जब चेंज इन pH आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले तो बफर जो सोल्यूशन है उसका pH हमने फाइंड आउट किया होगा, लेकिन अगर उसमें हमने नॉन क्वांटिटी ऑफ एसिड या नॉन क्वांटिटी ऑफ बेस हमने उसमें ऐड किया तो जाहिर है अब उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो बफर सोल्यूशन है उसका pH चेंज हो जाएगा। तो अगर pH चेंज हो गया तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हेंडरसन हेजलबल्च इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
अच्छा, इसके थ्रू चूंकि ये इक्वेशन जो है इसमें हम ये जो इक्वेशन है ये POH या pH इज इक्वल टू pKa प्लस log बेस डिवाइड बाय एसिड या सॉल्ट डिवाइड बाय बेस, ये इक्वेशन है। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो बेस मैंने लिखा है इसकी जगह पर आप लोग सॉल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर आप लोग सॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू एसिड और बेस की जो क्वांटिटी है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें POH PKB और अच्छा, अब अगर हमें POH और PKB गिवन हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सॉल्ट और बेस की रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्ट और एसिड की रेशो भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर बाकी वैल्यूज गिवन हो तो हम सॉल्ट और बेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी जो अनदर एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे हम एसिड बेस डिसऑर्डर की सिवियरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अल्कलोसिस है तो अल्कलोसिस में जाहिर है हमारा पीएच जो है वो बहुत ही हाई हुआ होगा। तो अगर हम अपनी बॉडी का पीएच या अपने बफर सिस्टम का, बॉडी के बफर सिस्टम का पीएच फाइंड आउट करना चाहे तो उसका पीएच जो है वो रेज हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा रेज हुआ होगा तो इट मीन्स कि जो हमारा एसिड बेस डिसऑर्डर है, हमारी जो अल्कलोसिस है वो बहुत सीवियर है। अगर थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया हुआ होगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि जो अल्कलोसिस है ये ज्यादा सीवियर नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज है सिर्फ पीएच में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, जो कि आप लोगों के एसिड बेस बैलेंस वाले चैप्टर में रह गया था मुझसे। तो ये जो है ये आप लोग डिराइव कर ले और इस पे प्रैक्टिस भी कर ले। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।